गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का अध्याय 4 जो कि है आपका कृषि। आज जो है हम इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है। तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का, जाकर उसे देख लेना। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो चलिए इस पार्ट को भी शुरू करते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें। यहाँ से जो है आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो भी देख पाओ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनको हम पकाते नहीं है, जैसे हमारी दालें हो गई, गेहूं से रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसी फसलें जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा गन्ना हो गया, जो हमारी मूंगफली हो गई, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, वो सब हो गए। ठीक है, उस तरह की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गन्ने के फर्स्ट टॉपिक है हमारा गन्ने के ऊपर। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। यानी ये जो हमारी फसल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर से वर्षा की आवश्यकता होती है, हर साल होनी चाहिए, तभी जो है गन्ने की फसल उग पाएगी। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी जहाँ कहीं जगहों पर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जो है हमें थोड़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तभी जो है गन्ने की फसल हो पाती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यानी जब भी इसकी हम बुआई करेंगे और कटने तक इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हालांकि इसका फल भी उतना ही अच्छा होता है, लेकिन हमें जो है पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आगे पढ़ें तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी सबसे पहले ब्राज़ील आता है गन्ने उत्पादन में और उसके बाद हमारा देश भारत। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। यानी ये गुड़ जो है, जो हमारा गन्ना है, उससे हमारी चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी भी बनती है और शीरा भी बनता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखो, इसमें जो मैंने मेन राज्य बताए थे जो आपके लगभग हर फसल को उगा देते हैं, वो है हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये तीन राज्य जो हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। अधिकतर फसलें यहीं पर जो है सारी फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए आपको ये तीन नाम ज़रूर याद रखने हैं। और उसके बाद आप एक दो नाम एक्स्ट्रा और याद कर सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो हमने गन्ने का ले लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गन्ने की फसल है, ये आपको ये गन्ने की फसल है, ठीक है। इस तरह से जो है वो गन्ना उगाया जाता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिलहन। अब तिलहन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। यानी 2016 में जब आंकड़े गिने गए तो चीन के बाद हमारा जो भारत है वो दूसरे स्थान पर आया तिलहन उगाने के मामले में। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। उसके बाद जब सन 2016 में हमने तोरिया के उत्पादन में कंपैरिजन किया तो कनाडा और चीन के बाद भारत का जो था वो तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, आरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यानी ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, मान लो लगभग, ठीक है। और कुछ ऐसी फसलें जो हम खा नहीं सकते, तिल की तरह, मतलब छोटी तिलहन फसलें, छोटी, ठीक है। जैसे हमारी मूंगफली जो हमारे दाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तिल हो गया, सोयाबीन हो गई, इस तरह की फसलें। उसके बाद इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यानी इनमें से अधिकतर जो हैं वो खाना बनाते हैं हम, चाहे आपकी मूंगफली हो गई और आपके तिल हो गए, इन सबको हम खा सकते हैं। सरसों, नारियल का भी तेल होता है, ठीक है। उसके बाद परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से जो कुछ जो है, जैसे हमारा आरंडी हो गया, ठीक है, अलसी हो गया, इन सब का क्या करते हैं, इन सब का, सूरजमुखी, इन सब के तेल का जो है वो खाना नहीं बनता है। इन सब के तेल का क्या करते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, साबुन होते हैं, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से
प्राप्त होता है। यानी जो मूंगफली भी है वो मुख्य तिलहन फसल है। ठीक है, हमारे देश की गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है और गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा मूंगफलियाँ उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये जो आंकड़े थे मूंगफली के वो 2016 से लेकर 17 तक के थे। अब हम बात करते हैं अलसी और सरसों की। तो अलसी और सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। यानी जो तिल है वो उत्तरी भारत में तो खरीफ की फसल है, यानी जो जम्मू कश्मीर साइड है वहाँ पर तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, लेकिन जो हमारा दक्षिणी भारत है वहाँ पर रबी सीजन में ये उगाई जाती है। उसके बाद आरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अब आरंडी ऐसी फसल है जो हमारा खरीफ और रबी दोनों में सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चाय। तो चाय के बारे में पढ़ते हैं। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। यानी ये जो है एक रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण फसल है हमारी। उसके बाद इसे जो है वो अंग्रेज जो थे वो अपने साथ लाए थे भारत में। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी ढलान वाले क्षेत्रों में जो है वो चाय को उगाया जाता है। इससे जो चाय है वो और अच्छे से उगती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए जो है वो नमी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और जो खुशमय जलवायु होती है उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है चाय उगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। यानी बागानों में ही जो है इन्हें पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हें फैक्ट्री ले जाया जाएगा, नहीं। इससे जो है इनकी ताजगी है वो जो है पूरी तरह से मिट जाएगी। इसलिए जो है इन्हें बागानों में ही जो है संसाधित किया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में से असम, पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। यानी इन राज्यों में जो है वो चाय उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े तो इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। यानी 2016 में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर ही था चाय उगाने के मामले में भी। तो यानी हमारा भारत जो है वो बहुत ज़्यादा कृषि पर ध्यान देता है और कृषि को जो है बहुत बढ़ावा देता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है कॉफ़ी की। तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यानी यमन एक देश है, वहाँ से ये कॉफ़ी लाई गई थी और ये जो है वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की ये शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नालगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। यानी ये जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसकी शुरुआत हुई और आज जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी उगाई जाती है। कौन सी? अरेबिक किस्म की कॉफ़ी। आई होप आप सब समझ रहे होंगे और समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको। तो अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। तो सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। यानी भारत का जो है 2016 में चीन के बाद दूसरा स्थान था फलों और सब्जियों उगाने के मामले में। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम। यानी अब जो है हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि किस राज्य में किस प्रकार के फल और सब्जी उगाई जाती है। तो हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में आम जो है वो बहुत फेमस हैं। नागपुर और मेघालय के संतरे भी बहुत फेमस हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले भी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े तो उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में मांग होती है। यानी ये जो है हम विश्व विख्यात चीज़ें हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं अलग अलग राज्यों में। उसके बाद आगे पढ़ें तो अब हम पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में। तो भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और बैगन आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है।
ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अघाग फसलों के बारे में, यानी ऐसी फसलें जिनको हम खा नहीं सकते और वो भी हमारे देश में उगाई जाती हैं बखूबी। तो सबसे पहली अघाग फसलें जिनको हम खा नहीं सकते वो है रबड़। तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। यानी रबड़ को जो है वो द्वीप समूहों में ज़्यादातर उगाया जाता है क्योंकि इनके लिए जो है जलवायु बहुत ही सही होनी चाहिए। अगर इनकी जलवायु नमी और आर्द्र भरी नहीं होगी तो ये अच्छे से नहीं उगेंगी। तो अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलों के बारे में। तो रेशेदार फसलें क्या हैं ये देखते हैं। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, यानी जो हमारी रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट और सन और प्राकृतिक रेशम, ये 3 जो हैं इनको तो हम उगाते हैं, ठीक है, इनकी तो हम खेती करते हैं ज़मीन में। तथा चौथा रेशम के कीड़े के ककून से प्राप्त होता है, और ये जो हमारा प्राकृतिक रेशम है वो ककून से हमारा प्राप्त होता है जो रेशम का कीड़ा कहलाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो जो मालबारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, अब इसे जो है जो रेशम का कीड़ा है जो ककून होता है उसे मालबरी पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है आपका सेकंड है वो है कपास। अब हम कपास के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत को कपास के पौधों का मूल्य स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, यानी इतिहास में ही भारत के में कपास जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2016 के आंकड़ों के अनुसार। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी जो दक्कन पठार होते हैं उनके पास जो काली मिट्टी होती है, ये चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि काली मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 2010 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी वर्षा तो इसके साथ होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, और इसे जो है थोड़ी खिली धूप की ज़रूरत होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यानी 6 से 8 महीनों में जो है ये पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी इन सभी राज्यों में जो है कपास की फसल को उगाया जाता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला वो है जूट। तो जूट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी ऐसी मिट्टी जो मैदानों में जल निकल जाता है उसके बाद बचती है, उस मिट्टी पर जो है जूट को उगाया जाता है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, यानी बाढ़ से कोई बहकर मिट्टी आ गई और उसी पर जो है फसल उगा देते हैं। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब जो बाढ़ की मिट्टी है जो पानी के साथ आई है वो तो गीली होगी, बाढ़ के साथ आई है वो, अब वो गीली होगी तो उसे ज़्यादा जो है तापमान की आवश्यकता होगी। पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा और तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के में किया जाता है। यानी इससे जो है बहुत सारी चीज़ें हाथों द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। मशीनों का इसमें बहुत कम उपयोग होता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। यानी जब नायलॉन आया तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता है इससे और बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी, तो इसलिए जो है नायलॉन की मांग जो है वो कीमतें कम होती हैं तो नायलॉन को लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और जो हमारा जूट है बाज़ार में उसकी कीमत अब बहुत कम हो गई है, तो इसलिए जो है हमें जूट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि किसान भी जो है वो उसे उगाने के लिए अग्रसर हों। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर को अगले पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।